नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये आपके उत्तराखंड एलटी की आपकी ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न। तो इस वीडियो में भी आपके 25 प्रश्न रहेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा नियामक परिषद निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी विषयों के लिए एकल बिंदु नियामक होगी? ठीक है, आपकी एनईपी जो 2020 है उस पे आपका ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या इसमें नहीं है शिक्षक शिक्षा, चिकित्सीय और विधिक शिक्षा, कृषि विज्ञान या फिर प्रबंधन। तो आपका शिक्षा जो है, शिक्षक की शिक्षा इसमें है, कृषि विज्ञान भी है, एग्रीकल्चर भी है, प्रबंधन भी है, ठीक है। लेकिन इसमें चिकित्सा और विविध शिक्षा नहीं है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा। चिकित्सा और विविध शिक्षा को छोड़कर सभी विषय इसमें शामिल हैं आपका एनईपी 2020 के अनुसार। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, आपसे पूछा गया है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ठीक है। रटने पर आधारित, रटना जहाँ पे भी आ जाता है गलत हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, या फिर वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया है जो आपके क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए आपको क्या आपके जो है प्रबंधक होने चाहिए, क्या आपकी उनकी आवश्यकता कैसे पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए उनको क्रियाकलाप देकर उनको एक्टिविटी देना है आपने। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जब एक शिक्षक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह, यानी किसी दृष्टिबाधित बच्चे को वह क्या है, एक सामूहिक गतिविधि में शामिल कर रही है कक्षा की, तो वह क्या कर रही है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, कि वह जो शिक्षिका है वह क्या है, बाधाएं उत्पन्न कर रही है, गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, कि समावेशी शिक्षा क्या होती है कि जिसमें सभी बच्चे क्या हैं, अपनी जो है, जो उनकी चाहे विकलांगता हो किसी बच्चे में, चाहे अधिगम विकार हो, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो, नॉर सभी एक कक्षा में मिलजुल कर पढ़ते हैं। तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सही लग रहा है। सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। जहाँ पे भी आ जाएगा कि आप इन बच्चों में क्या है, आपका सहानुभूति उत्पन्न कर रहे हो, तो ये आपका गलत होता है, ठीक है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, तनाव नहीं बढ़ा रही है, गलत हो जाएगा। वह क्या है, सामूहिक गतिविधि करा रही है ताकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वह भी सीख सकें आपका, और नॉर्मल बच्चा भी सीख सके। तो वह क्या है, समावेशी शिक्षा के अनुसार जो है कार्य कर रही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के शेष क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके डैश के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है, ठीक है। कौशल और क्षमताएं, विशेष आवश्यकता और उपहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, या फिर व्यवहार और स्वभाव, ठीक है। तो यानी शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता, ठीक है, बहुसांस्कृतिक जागरूकता जिसमें हर संस्कृति आपका इंक्लूड होगी, उनके डैश के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ को सराहना मिल सकती है। कौशल और क्षमताओं से, विशेष आवश्यकता, उपहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर लग रहा है। सामाजिक आर्थिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किसे एक अतुल्यकालिक एसिक्रोनस सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। एसिंक्रोनियस बोल रहा है यहाँ पे, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस आपने आईसीटी में पढ़ा होगा, ठीक है। सिंक्रोनियस आपका क्या होता है, ऐसी जो आपकी, सपोज आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो जिसमें आपका क्या है, टीचर और आपका स्टूडेंट, इनमें क्या है, टीचर तो कह रहा है लेकिन स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये एसिंक्रोनस हो गया। और सिंक्रोनस क्या है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या है, आपस में क्या है, सपोज आप वीडियो कॉल करते हैं तो ये हो जाएगा सिंक्रोनियस, ठीक है।
और एसिंक्रोनस मतलब जिसमें क्या है, एक ऑफलाइन है, एक क्या है ऑनलाइन है। तो यहाँ पे पूछा गया एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस सहायक सामग्री है आपसे पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्काइप जो है, स्काइप आपका जो है सिंक्रोनियस है, ये आपका गलत हो जाएगा। ब्लॉगिंग बिल्कुल, जैसा आप ब्लॉग देखते हो तो यह क्या है, आपका जो ब्लॉगर है वह बताता है, और आप क्या है उसे ऑफलाइन मोड में देखते हो तो आपका ए सिंक्रोनियस है। फेसबुक पोस्ट भी आपकी ए सिंक्रोनियस है। ऑनलाइन चैट जो है, ऑनलाइन चैट ये दो के बीच में होता है, नहीं ये नहीं होगा। ईमेल जो है, ईमेल आपका असिंक्रोनियस है। और गूगल हैंग आउट आपका क्या है, एसिंक्रोनस नहीं है। यानी ब्लॉगिंग सेकंड, और तीसरा और पांचवा, यानी दूसरा तीसरा पांचवा, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एसिंक्रोनस मतलब आप लगा सकते हो, एसिंक्रोनस मतलब एक ऑनलाइन रहेगा एक ऑफलाइन रहेगा, इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। तो इसका डी ऑप्शन है, क्योंकि ब्लॉगिंग में आप क्या है, ब्लॉगर आपको वीडियो डालता है, कंटेंट डालता है, तो फिर आप क्या है उसे देखते हो, तो ये आपका एसिंक्रोनस हो जाएगा। फेसबुक पोस्ट में भी ठीक है, ईमेल में भी क्या है, आप किसी को ईमेल भेजते हो, ये भी क्या हो जाएगा, एसिंक्रोनस मोड हो जाएगा आपका। संख्या के क्रम विकास वाद में प्रकृति का प्रथम विकासज है, अहंकार, मनस, बुद्धि या फिर ज्ञानेंद्रिय, यानी प्रकृतिवाद किसे मानते हैं आपका, आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सांख्य दर्शन के अनुसार, ये आपका सांख्य दर्शन हो जाएगा। इस सांख्य दर्शन के अनुसार जो है वह क्या है, बुद्धि को मानते हैं। ठीक है, ये आपका सांख्य दर्शन होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवाद का स्वरूप नहीं है? भौतिक प्रकृति बिल्कुल है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, यंत्रवादी प्रकृतिवाद है, और जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद भी है। यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपसे नहीं है, मतलब एक बिल्कुल। तो मनोवैज्ञानिक आपका प्रकृतिवाद का स्वरूप नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये आपका औरोबिंदो है। औरोबिंदो के अनुसार जो है शैक्षणिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है? ठीक है, जो आपका इंटीग्रल एजुकेशन होता है, ये आपका उस सेकंड चिंतन में क्यों आता है, ये आपसे पूछा गया है। क्योंकि यह भारतीय तथा पश्चात चिंतन को एकीकृत करता है, क्योंकि यह बच्चों के किसी भी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आयाम की उपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि यह मानता है कि सत्य अंतर्जात होता है और इसके कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जाती, इसलिए कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जाती है। यह हमें प्रकृति तथा ईश्वर के साथ सद्भाव रहकर जीना सिखाता है। औरबिंदो के अनुसार जो आपका इंटीग्रल एजुकेशन है, समग्र शिक्षा है, वह क्या है? ठीक है, कि वह चिंतन को बढ़ावा क्यों देती है? तो इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि वह क्या है, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक जो आयाम होता है उससे क्या है, उपेक्षा नहीं करती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। दिव्यांगजनों के अधिकारों संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभियान, जिसे हम क्या है, UNCPRD कहा जाता है, UNCPRD कहा जाता है, कौन से अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकारों पर चर्चा की गई है? UNCRP में आपका जो है, किस अनुच्छेद में जो है दिव्यांग बच्चों के लिए आपका कहा गया है? तो ये कहा गया था आपका आर्टिकल जो है 24 में, आपको ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आयोजन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, प्रबोधन कहते हैं, या फिर उद्भवन कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उद्भवन, यानी इंक्यूबेशन जिसे कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? ठीक है, पियाजे का जो आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो आपका लर्निंग थ्योरी है, उसमें आपकी पियाजे की थ्योरी भी दी गई है, इसलिए ये प्रश्न डाला गया आपका कि बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता होना, व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति करना, बिल्कुल जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसकी स्वीकृति करना, खोजपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना, यानी डिस्कवरी लर्निंग जो आपका पियाजे कहते हैं उसको बढ़ावा देना, या फिर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो आपको पता होगा वाइगॉस्की जो थे वह क्या है, आपका सामाजिक और जो सांस्कृतिक और भाषा पे बल देते थे, लेकिन पियाजे ने क्या है, भाषा पे बल नहीं दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये आपका
पियाजे की थ्योरी में नहीं था, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये है कि तत्परता के जो है बच्चे को क्या है तत्पर रहना चाहिए सीखने के लिए, ये भी आपका पियाजे की थ्योरी ने कहा है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं, भेद होते हैं, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, ये भी पियाजे की थ्योरी में कहा था। फिर क्या है खोजपूर्ण अधिगम, क्योंकि पियाजे ने कहा क्या था बच्चों को कि बच्चे क्या है कि लिटिल डिस्कवर होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये आपका क्या कहा था, पियाजे ने कहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या डी ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है, संस्कृति, समुदाय, आनुवांशिकता या फिर समाज। तो बुद्धिमत्ता जो है वह किसका जो है दोनों का एक उत्पाद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता जो है वह क्या है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रेशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। जो आपकी क्रेशमर की पर्सनैलिटी व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी है, उन्होंने किस हिसाब से जो व्यक्ति को बांटा है, उन्होंने क्या है व्यक्ति की पर्सनैलिटी को फिजिकल जो होता है यानी शारीरिक जो संरचना के आधार पर बांटा है। इसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्ति जो होता है लंबकाय यानी जो लंबे होते हैं, फिर सुडौल होते हैं, फिर गोलकाय व्यक्ति होते हैं। 3 प्रकार के उन्होंने व्यक्ति बताए, लंबकाय, सुडौलकाय या फिर गोलकाय। तो यहाँ पे कृशकाय भी इसे हम कहते हैं, जो आपके जो आपके लंबकाय होते हैं, फिर सुडौल होते हैं, फिर गोलकाय होते हैं। ठीक है, ये तीनों उन्होंने बताए थे, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। लंबकाय मतलब जो आपके लंबे जो व्यक्ति होते हैं, सुडौल यानी जो आपके मस्कुलर बॉडी टाइप के होते हैं, गोलकाय यानी जो आपके मोटे व्यक्ति होते हैं। इन तीनों के बारे में आपका क्रेशमर ने अपनी व्यक्तित्व की थ्योरी में कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एंटी तनाव दवा एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन होती है उसके बारे में आपका प्रश्न पूछा गया है कि यह किस रूप में कार्य करते हैं, उत्प्रेरक, अवसादक, उत्तेजक या फिर संशोधक। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अवसादक, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है, शिक्षक केंद्रित तो गलत हो जाएगा, प्रासंगिक और व्यवहारिक। ठीक है, निष्क्रिय निष्क्रिय नहीं, बच्चा जो है निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, और शिक्षक तो आपका निष्क्रिय तो नहीं होता है। जहाँ पे भी निष्क्रिय आ जाएगा ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, रटना भी आपका गलत हो जाता है, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन। इस प्रकार से आप ऑप्शन कैंसिल भी कर सकते हो। शिक्षा केंद्रित होता है नहीं, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए, रटना नहीं करना है हमको, तो प्रासंगिक और व्यवहारिक होना चाहिए, तब आपका करके सीखना होता है एक कक्षा में। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ क्यों है। ठीक है, कि मतलब ऑनलाइन से बढ़िया आपको ऑफलाइन जो होता है, ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन का प्रमुख लाभ कौन सा है, ऑफलाइन की तुलना में। ठीक है, ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन की बात कर रहा है। ठीक है, सीमित पहुंच, लचीलापन, उच्च लागत या फिर पारस्परिक क्रियाशीलता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ऑनलाइन जो है वह क्या है आपका लचीलापन है, यानी आप क्या है सपोज मैंने वीडियो डाली तो आप क्या है उसको कभी भी देख सकते हो, वह क्या है सेव हो जाएगी आपकी। ठीक है, और कितनी भी स्पीड में देख सकते हो, यानी लचीलापन है। ऑफलाइन में क्या आपका समय बर्बाद होगा, लचीलापन नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम में जाना पड़ेगा। ठीक है, और सपोज 1 घंटे की आपकी क्लास होगी तो 1 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी ये लचीला नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्या है आप कहीं भी किसी भी समय कितनी भी स्पीड से उस चीज़ को पढ़ सकते हो, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का फुल फॉर्म है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सर्च इंजन को वेब ब्राउज़र के रूप में भी जाना जाता है, जो आपके सर्च इंजन है उसे क्या है वेब ब्राउज़र के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। एप्पल जो है का वेब ब्राउज़र के रूप में भी जाना जाता है, एप्पल का वेब ब्राउज़र के रूप में जाना था नहीं। माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर जैसी प्रणालियों के माध्यम से इंटरनेट पर विषय वस्तु के छोटे छोटे
अंशों को पोस्ट करने की प्रथा है माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉगिंग पे। ठीक है, तो ये तो आपका सही है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए गलत है, बी गलत है, तो सी मतलब इसका हो जाएगा आपका केवल सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। कथन और आपका तर्क का ये प्रश्न है कि अभिकथन क्या कह रहा है आपका? ये अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न आपके वर्तमान में संप्राप्ति हेतु बहुत सी ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल ये तो बात सही है। इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रम में से सही पाठ्यक्रम का चयन एक बड़ी चुनौती है, कि एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सही बताना है कौन सा इनमें से सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपका आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? यानी आपको जेंडर बाइसनेस जो होता है, जेंडर रूढ़िवादिता होती है, उसको कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही लिंग की योग्यता का समूह बनाना गलत हो जाएगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाकर और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, जहाँ पे भी आ जाएगा कि क्या है, आपको प्रोत्साहन करना है। ठीक है, प्रोत्साहन करना सही होता है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करनी गलत, उपेक्षा करना गलत। समाज में चित्रित लिंग भूमिका को प्रबल करना नहीं। आप इससे क्या है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हो, जो चली आ रही है प्रथा आप उसे फिर से क्या है बढ़ावा दे रहे हो समाज में। इसका सही ऑप्शन क्या दूसरा हो जाएगा कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, यानी सबको क्या है मौका मिलना चाहिए, लिंग भेद नहीं करना है और क्या है विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तुओं की गुणवत्ता पर, या फिर शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। ठीक है, तो सफलता कब होगी? जब क्या है शिक्षक अपने क्या है स्ट्रेटेजी में परिवर्तन करेगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा को विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षा अनुसंधान और शिक्षण के मानकों के अनुरक्षा के लिए संदर्भित किया जाता है? किस धारा में है आपका? ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो धारा 28, धारा 25, धारा 15, धारा 12। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 12 में। 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। किस शिक्षा आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था? सार्जेंट आयोग, राधाकृष्ण आयोग, मुदालियार आयोग, या फिर कोठारी आयोग? तो किस फिर वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने का सुझाव आपका कोठारी कमीशन ने दिया था। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सलाह देने के लिए सर्वोच्च निकाय है आपका सीएबी, एससीईआरटी, केवीएस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये आपका जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सलाह बनाने के लिए आपको बनाया गया था। इसका गठन कब किया गया था? इसको जो है 1920 में इसका जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर 1923 में इसे फिर से भंग कर दिया गया था और पुनः इसे क्या है 1935 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले आपको याद रखना 1920 में इसको स्थापना की गई थी, फिर कुछ समय के लिए इसको भंग किया था, बंद हो गया था, फिर उसके बाद 1935 में फिर से ये अस्तित्व में आया था। आपका CABA यानी केंद्र और जो राज्य सरकार है उनके बीच में आपका संबंध बनाने के लिए आपका किया गया था। तो CABA सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब लास्ट प्रश्न आपका, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु निम्नलिखित में से किसे एक हस्तक्षेप के रूप में प्रयोग में लाया गया? सर्व शिक्षा अभियान, सतत और वृहद मूल्यांकन, लैपटॉप का वितरण, या फिर पुस्तकों और परिधानों का निःशुल्क वितरण?
भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौम ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो है उसका सार्वभौमिकरण के लिए किसको लाया गया था, आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है आपका सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम एसएस बोलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान आपका कब आया था, 2002 में से लाया गया था। ठीक है, प्राथमिक जो है आपकी शिक्षा के लिए लाया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगे आपको ये क्लास, कमेंट ज़रूर करें। आपके 25 प्रश्नों में से कितने आपके स्कोर है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करें कि आपके 25 में से कितना आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।